साल 1973। ये कहानी है क्रिस्टीन और उसकी फैमिली मिलो फैमिली की, जो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सिंकहोल में केव डाइव करने। लेकिन इनके साथ जो होती है वो इन्हें अंदर से तबाह कर देती है। अब देख रहे हो द साफ्ट सिंकहोल ट्रेजेडी। नेम क्रिस्टीन, एज 19। क्रिस्टीन की एक टीनेज लड़की होने के बावजूद भी वो एक एक्सपर्ट डाइवर थी। वो सिर्फ 5 साल की उम्र से ही डाइविंग कर रही थी, क्योंकि इनके फादर ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोफेशनल डाइवर थे। क्रिस्टीन, स्टीफन, ग्लेन, इन तीनों के पास स्कूबा डाइविंग में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन थी, जिसमें क्रिस्टीन करंटली साउथ वेल्स की टाइटल होल्डर थी, जिसे सिर्फ एक्सपीरियंस डाइवर ही अचीव कर पाते हैं। इनके कजन जॉन वॉकरमैन भी एक्सपीरियंस डाइवर थे। इन्हें 4 साल की एक्सपीरियंस थी और अब इन चारों की बन जाती है एक एक्सेलेंट डाइविंग टीम। सभी की प्लान्स बनती है दी साफ्ट सिंकहोल को विजिट करने की और वहाँ एक नया रिकॉर्ड बनाने की। ये माउंट गैम्बियर और ओशियन के बीच में एक जमीन पर है, जिस जमीन को कुछ डेयरी फार्मर ओन करते हैं। और पता है, इस सिंकहोल मिलने की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक दिन एक किसान अपने घोड़े को लेकर लैंड पर चल रहा था और तभी अचानक से घासों के बीच में एक होल के अंदर वो घोड़ा गिर जाता है। और तब वो किसान उस होल को नोटिस करते हैं, जिसे उन्होंने पहले कभी नोटिस नहीं किया था। वो सरप्राइजिंगली देखता है कि जमीन में एक होल है जो रफली 20 फीट गहरी है और नीचे दूरी पर पानी नजर आ रही है। ये चीजें किसान के लिए अमेजिंग भी थी और थोड़ी डरावनी भी थी। लेकिन इसमें किसान के पास एक सवाल थी जिसके जवाब क्लियर नहीं थी कि क्या ये होल यहाँ पहले से थी या घोड़े की वजह से कोलैप्स होकर यहाँ होल बन गई है। वो किसान पत्थरों से इसे भरकर बंद करना चाहते थे। वो एक एक करके पत्थर अंदर फेंकना शुरू करते हैं। ऐसा करते हुए वो अंदर हजारों छोटे छोटे पत्थर फेंक देते हैं, लेकिन सभी पत्थर उस अंधेरी जगह के पानी में गायब होते जा रही थी। ये छोटी होल के 20 फीट नीचे एक बड़ी लेक है, ऑलमोस्ट एक फुटबॉल ग्राउंड जितनी बड़ी। अगर दिन का समय हो तो बाहर वो होल से एक सफायर ब्लू बीम ऑफ लाइट अंदर आती है, जो पानी से रिफ्लेक्ट करती है और पूरी रूम लाइट अप हो जाती है। और तभी से केवल इसका नाम द साफ्ट रख देते हैं, द साफ्ट ऑफ लाइट की वजह से। वाटर लेवल से एग्जैक्ट 60 फीट की गहराई में वहाँ सरफेस पर वही हजारों पत्थर पड़ी हुई मिलती है, जिसे लैंड ओनर ने इसे भरने के लिए फेंकी थी। ये रॉक पाइल्स ऊपर होल के एग्जैक्ट नीचे थी, तो ये एक एंकर पॉइंट की तरह भी काम करती थी, जिसे डाइवर्स पत्थरों को देखकर वो एरिया को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। बेसिकली जहाँ रॉक पाइल्स पड़ी थी वहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ दोनों टनल और भी गहराई में जाती है। मेन चेम्बर से एक टनल साउथ वेस्ट में जाती है 260 फीट गहरी, और दूसरी टनल नॉर्थ वेस्ट में जाती है 407 फीट गहराई में। और ये मैप 1973 के बाद बनी थी, और 1973 से पहले इसमें 8000 से ज्यादा बार लोग डाइव कर चुके थे। और तब तक सभी को ये लगती थी कि नॉर्थ वेस्ट की जो टनल है वो बॉटमलेस है, जिसकी कोई एंडिंग नहीं, क्योंकि इसके डेप्थ तक जाकर टच करनी इम्पॉसिबल थी। लेकिन आज सभी 9 डाइवर्स इंक्लूडिंग मिलो फैमिली यहाँ आए हुए थे एक न्यू रिकॉर्ड बनाने, 250 फीट की गहराई में जाकर। बेसिकली केव के एक ऐसे पॉइंट पर जाना जहाँ लाइट बिल्कुल नहीं आती हो, पिच ब्लैक यानी विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0, और कुछ खतरनाक चीजें जिससे ये सभी अनजान थे। सभी सिंकहोल के बाहर एक ट्राइपॉड सेटअप करते हैं जो कुछ इस तरह से दिखती है, और एक रस्सी नीचे उतारते हैं जो उसे अंदर जाने और आने में मदद करने वाली थी। एक डाइवर ऊपर ही रुकता है सप्लाई और सेफ्टी को मैनेज करने के लिए, और 8 डाइवर्स नीचे चेम्बर में उतरते हैं। इसी टीम में एक रॉबर्ट स्मिथ थे जो प्रेसिडेंट थे डाइविंग क्लब के, और वो इस साफ्ट को 20 वर्ष से ज्यादा विजिट कर चुके थे। लेकिन वो क्रिस्टीन और मिलो फैमिली के इस रिकॉर्ड बनाने वाले प्लान से अनजान थे। इनके सिंपली प्लान थी कि सभी सिर्फ 200 फीट की गहराई तक ही जाएंगे, जिससे सभी मेन चेम्बर के पास ही रहेंगे, और ऊपर होल से वो ब्लू बीम ऑफ लाइट इन सभी को गाइड करेगी। और इसलिए ग्रुप नीचे दूसरी रस्सी भी नहीं लाए थे एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए। असल बात यह है कि ये ग्रुप की कोई ऑफिशियल प्लान्स थी ही नहीं। बिना एक एस्टैब्लिश लीडर के किसी के बीच कोई कोऑर्डिनेशन और कोई प्लान्स थी ही नहीं। और दूसरी, केव डाइविंग उस समय न्यू थी, तो उस समय अथॉरिटी के द्वारा प्रॉपर प्रोटोकॉल्स भी एस्टैब्लिश नहीं थी। तीसरी और सबसे डेंजरस बात यह थी कि किसी को भी प्रॉपर केव के अंदर डाइव करने की एक्सपीरियंस नहीं थी। सभी को एक्सपीरियंस थी सिर्फ ओपन वाटर में डाइव करने की, जहाँ क्लियर ब्राइट वाटर होती है, जिसमें डाइवर्स आराम से खुद को ओरिएंट कर पाते हैं, जबकि केव डाइविंग में सभी चीजें उल्टी होती है। शुरू में सभी चीजें नॉर्मली चल रही थी। सभी रॉक पाइल के एरिया को भी क्रॉस कर लेते हैं। क्रिस्टीन, स्टीफन, जॉन और 4th डाइवर गॉर्डन नॉर्थ वेस्ट की टनल के सेक्शन में आगे बढ़ रहे थे। वो सोच रहे थे कि वो तुरंत 250 फीट की गहराई को टच करके वापस लौट आएंगे, और ये करने से डेप्थ की इनकी एक न्यू रिकॉर्ड बन जाएगी। लेकिन ये समय थी 1973 की, जिसमें स्कूबा डाइवर्स रेगुलर एयर सिलेंडर का यूज करते थे। स्पेशल मिक्स गैसेस वाली सिलेंडर्स अभी तक डाइवर्स के लिए स्टैब्लिश नहीं हुई थी, और इससे डाइवर्स की एक लिमिटेशन होती है कि वो कितने देर तक वो ये सिलेंडर का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इन पर नाइट्रोजन नार्कोसिस का इफेक्ट शुरू हो जाएगी। बेसिकली नाइट्रोजन नार्कोसिस इफेक्ट आती है जब डाइवर्स के एयर सिलेंडर में प्रेशर बढ़ जाती है, जिस तरह से वो डाइवर्स डेप्थ में आगे बढ़ते हैं।
एयर में जो नाइट्रोजन होती है वो डाइवर्स के ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व हो जाती है और डाइवर्स नाइट्रोजन नार्कोसिस के इफेक्ट को एक्सपीरियंस करते हैं, जो सिमिलर होती है अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन से, जैसे कि चक्कर आना, ड्रंक आदमी जिस तरह से बिहेव करते हैं। और ये कंडीशन और भी कहीं ज्यादा डेंजरस हो जाती है जब डाइवर्स मेनली 200 फीट की गहराई में डाइव कर रहे हो। केव डाइविंग की डायनेमिक्स ओपन स्कोर डाइविंग से कहीं ज्यादा अलग होती है और इन्हें ये जल्दी एहसास होने वाली थी। 180 फीट की गहराई तक रॉबर्ट स्मिथ पर नाइट्रोजन नार्कोसिस की साइड इफेक्ट शुरू हो जाती है। रॉबर्ट एक्सपीरियंस डाइवर थे तो वो तुरंत नाइट्रोजन नार्कोसिस के इफेक्ट को पहचान लेते हैं और वो दूसरे टीममेट को सिग्नल देकर वो वापस मेन चेंबर की तरफ लौट आते हैं, सेफ एरिया के पास। नीचे ग्लेन क्रिस्टीन के पीछे ही था तो ग्लेन उसके शोल्डर को टैप करता है और उसे वापस चलने को कहता है, लेकिन वो वापस लौटना नहीं चाहती थी। वो और भी डीपर सेक्शन में जा रही थी, इसे 250 फीट की गहराई को टच करनी थी। ग्लेन क्रिस्टीन के लिए टेंशन नहीं लेता और वो भी इसे सिग्नल देकर वापस सेफ एरिया की तरफ लौट आता है। रॉबर्ट के सेफ एरिया के पहुंचने के जस्ट 8 मिनट बाद ग्लेन भी इसके पास वापस लौट चुका था। देन उसके पीछे रेनॉल्ड और पीटर भी आ जाते हैं क्योंकि इनके सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। रॉबर्ट बाकी की टीम के बारे में से पूछता है तो पीटर कहता है कि मैंने तो उसे अपने पीछे आते हुए देखा था, मुझे लग रहा था वो पीछे ही आ रहे होंगे। और फिर वो सभी को रियलाइज होती है कि वो चारों तो अंदर ही रह गए हैं और अभी तक तो वो सभी के सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो गई होगी। ग्लेन तुरंत पैनिक में न्यू सिलेंडर लेते हैं और वो घबराते हुए 225 फीट की डेप्थ में अंदर जाते हैं। बुलेज की तरफ नीचे आते हैं, लेकिन इन्हें वहां सिर्फ स्टीफन की कैमरा और फ्लैश लाइट नीचे गिरी हुई मिलती है। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसे ग्लेन कभी देखना नहीं चाहते थे, मगर अफसोस ये सच थी। इन्हें अभी तक रियलाइज हो चुकी थी कि क्रिस्टीन, स्टीफन, जॉन और गॉर्डन अभी तक मर चुके होंगे और तभी से ये बन जाती है इतिहास की डेडलीस्ट केव डाइविंग इंसिडेंट। लेकिन टनल में हुआ क्या था? जब तक चारों टनल की गहराई में जा रहे थे तब तक इनकी सिलेंडर में हवा खत्म होने लग रही थी और इन्हें समझ आ चुकी थी कि इन्हें जल्दी करनी होगी। सभी में नाइट्रोजन नार्कोसिस की सिम्टम्स भी नजर आ रही थी, लेकिन वो किसी तरह से कॉन्शियस थे और अपने टास्क पर फोकस कर रहे थे। इस गहराई में इस समय तक सभी की एयर कंप्रेस्ड हो चुकी थी, यानी वो एक ब्रीथ में 7 टाइम्स ज्यादा एयर यूज कर रहे थे जितना वो नॉर्मल सरफेस पर एयर यूज करते हैं। हालांकि वो अपने भाइयों के साथ थे, एक ग्रुप में थे, तो इसे अभी तक लग रही थी कि वो 250 फीट के डेप्थ के रिकॉर्ड को अचीव कर लेंगे। लेकिन इन्हें 250 फीट के डेप्थ को अचीव करने के लिए इन्हें अभी भी 300 फीट एक लीनियर डायरेक्शन में चलनी होगी और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे इनकी हवा और तेजी से कम हो रही थी। लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटी प्रॉब्लम थी, दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी सिल्ट की। ये एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। चारों डाइवर्स एक छोटी स्पेस में थे जहाँ पूरी पानी सिल्टेड थी और वो धूल नीचे सेटल होने का नाम नहीं ले रही थी। सिल्टिंग की वजह से वहाँ विजिबिलिटी इतनी कम हो गई थी कि वो अपने हाथ के आगे कुछ देख ही नहीं सकते थे। क्रिस्टीन को एहसास हो चुकी थी कि वो 250 फीट के रिकॉर्ड को अचीव नहीं कर पाएगी। इनके पास वापस मुड़ने का आखिरी ऑप्शन थी, लेकिन वापस मुड़ना जितनी आसान लग रही थी उतनी आसान थी नहीं। सिल्टेड पानी में डाइव करते हुए उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि उन्हें किस डायरेक्शन में जानी है जिससे वो रॉक पाइल के एरिया तक पहुंच जाए। वो सिंकहोल की रोशनी भी आना बंद हो चुकी थी क्योंकि बाहर की मौसम क्लाउडी हो चुकी थी। ऑक्सीजन की लेवल डेंजरसली लो हो रही थी। अगर वो अभी भी बाहर जाने का रास्ता खोज लेते हैं तो उसे वहां पहुंचनी नामुमकिन थी। क्रिस्टीन बाहर के खोजने के डिस्परेट अटेम्प्ट में वो सीधा ऊपर सीलिंग की तरफ चली जाती है जिससे वो सिल्टेड वाटर से बच सके। पीछे गॉर्डन भी यही सेम काम करता है, दोनों ऊपर सीलिंग के पास डाइव कर रहे होते हैं। वो पैनिक में फ्लैश लाइट से ऊपर नीचे सभी डायरेक्शन में देख रहे थे जिससे इन्हें सही डायरेक्शन नजर आ जाए। ऊपर सीलिंग से इन्हें चोटी भी लगती है क्योंकि ऊपर की पत्थर बहुत रफ थी। आप इमेजिन करो एक फीलिंग को जब आप सीलिंग और पत्थर की दीवार से चारों तरफ से गिरे हो, वो भी पानी के अंदर, लेकिन बाहर जाने के कोई भी रास्ते नजर नहीं आ रही हो। आप पैनिक हो रहे हो एक कम्प्लीटली अंधेरे जगह पर जहाँ सिर्फ धूल है। इनकी बेचैनी की बारी कोशिशों ने इनके सिलेंडर में हवा और तेजी से खत्म कर दिया था। इस समय तक गॉर्डन और क्रिस्टीन दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए रुक जाते हैं। इन्हें रियलाइज हो चुकी थी कि वो अब कुछ नहीं कर सकते। दोनों गुफा के फर्श पर गिर जाते हैं। अब तक जॉन वॉकरमैन भी कम हवा और नाइट्रोजन नार्कोसिस से सफर कर रहे थे और वो भी केव के फर्श पर गिर जाते हैं। इन चारों में से स्टीफन सबसे आगे थे और वो वापस लौटने में काफी हद तक सक्सेसफुल हो गए थे, लेकिन अब इनकी सिलेंडर में भी हवा खत्म हो गई थी और अफसोस इतनी मेहनत के बावजूद भी वो बच नहीं पाते। ग्लेन जो नीचे सभी को खोजने आए थे, लेकिन उन्हें सिर्फ स्टीफन की कैमरा और फ्लैश लाइट ही मिलती है, लेकिन सभी के बॉडीज की कोई खबर नहीं। इन्हें रियलाइज हो चुकी थी कि वो चारों मर चुके होंगे और वो थक हार कर वापस लौट आते हैं। अगले दिन पुलिस आती है बॉडीज की रिकवरी के लिए और वो केव के 200 फीट तक गहराई में जाते हैं जहाँ केव में पानी अभी तक सिल्टेड थी, लेकिन इन्हें किसी की भी बॉडी नहीं मिलती। वो पुलिस यहाँ महीनों तक सभी को खोजते हैं, लेकिन किसी की भी कोई खबर नहीं थी। लेकिन अगले साल जनवरी में इसके लैंड ओनर के पास कुछ फिल्म क्रू आते हैं केव डाइविंग की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए।
लाइन ओनर से परमिशन लेने के बाद वो सभी केव के अंदर घुसते हैं और सभी फिल्म क्रू पानी के 50 फीट की गहराई में जाते हैं और उन्होंने अपने साथ प्रोफेशनल लाइटिंग इक्विपमेंट भी साथ में लाए थे। और जब वो केव के अंदर वो लाइट को ऑन करते हैं तो पूरी केव में दिन की तरह रोशनी हो जाती है। इसी में से एक टेक्नीशियन नोटिस करते हैं कि कोई तीसरा पर्सन इसके पीछे है और फिर वो इसे देख कर डर जाते हैं और वो क्लोजली उसे जाकर देखते हैं तो पता चलती है कि वहाँ एक डेड बॉडी है एक बेड सूट में। वो पर्सन था स्टीफन, क्रिस्टीन का भाई। मार्च 1974। इसके लैंड ओनर के लिए ये बहुत अनकंफर्टेबल थी कि इसके जमीन के नीचे 3 डेड बॉडीज पड़ी है और इसके लिए वो एक डाइविंग टीम से कांटेक्ट करते हैं और उसे केव के अंदर भेजते हैं। डाइविंग टीम को 185 फीट की गहराई में क्रिस्टीन की बॉडी मिलती है टनल के सरफेस पर और उसके जस्ट बगल में गॉर्डन की भी बॉडी मिलती है और फिर उसके 20 फीट नीचे उन्हें चौथे आदमी की बॉडी मिलती है जॉन वॉकरमैन की लेच के पास। मिलो फैमिली में ग्लेन मिलो अब अकेला रह गए थे और उनके तीनों सिबलिंग्स मर चुके थे और शायद तभी से ये बन जाती है इतिहास की डेडलीस्ट केव डाइविंग डिजास्टर। लेकिन इस इंसिडेंट से एक चीज अच्छी होती है, ऑस्ट्रेलिया में एक केव डाइवर्स एसोसिएशन बनाई जाती है इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए और फर्दर डिजास्टर को रोकने के लिए। केव डाइवर्स के लिए प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के साथ साथ एक फ्रेमवर्क तैयार की जाती है जिससे गाइडलाइन में रहकर डाइवर को डाइव करनी होगी।